हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि हमने 2 टॉपिक अभी तक डिस्कस किए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार है, उसका 7 अध्याय है और 38 खंड है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये देख लेते हैं 7 अध्याय और 38 खंड क्या है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहला जो आपका फर्स्ट अध्याय है वो है प्रस्तावना रूप। इसमें क्या है, ठीक है, तो स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। फर्स्ट, सरकार द्वारा, इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, पहला है सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल। दूसरा, अनुदान, ठीक है, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। तीसरा, विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय, केंद्रीय विद्यालय की। और चौथा है अनुदान न पाने वाले प्राइवेट यानी निजी स्कूल। तो ये आपके प्रस्तावना यानी अध्याय 1 में आ जाता है। स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए हैं, जो ये है। ठीक है, तो ये आप इनको याद कर लीजिएगा। दूसरा आपका अध्याय है वो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार। ये बहुत ही आईएमपी है जो आपका अध्याय 2 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार। ठीक है, तो ये जो होता है 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का अधिकार होगा। दूसरा अधिकार जो होता है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क देने की यानी फीस नहीं देनी होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप, ठीक है, बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार मिलेगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा और जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती उसे न तो विद्यालय से निकाला जाएगा और न ही उसे रोका जाएगा। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष तक की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता तो उसके बाद की पढ़ाई पूरी होने तक उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यानी मान लीजिए कोई ऐसा बालक होता है जिसकी मतलब 6-7 मतलब बहुत वर्षों के बाद वो स्कूल में पढ़ने जाता है, ठीक है, तो अगर वो उसकी 14 वर्ष तक आयु में उसकी जो पूरी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, ठीक है, तो भी वो आगे पढ़ सकता है, उससे कोई भी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अगला है आपका बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में हस्तांतरण का अधिकार है। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है तो बच्चे को किसी भी दूसरे स्कूल में हस्तांतरण लेने का अधिकार होगा। प्रधानाध्यापक को टीसी तुरंत निर्गत करनी होगी और इसमें देरी करने पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ सेवा नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिस स्कूल में हस्तांतरण होना है वह टीसी को देर से प्रस्तुत करने को प्रवेश देने के लिए इनकार करने या देर से प्रवेश देने का अधिकार नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपका दूसरा अध्याय था। तीसरा अध्याय देखते हैं क्या है। तो तीसरा जो अध्याय का नाम है, ठीक है, आप नाम भी याद कर लेंगे तो बहुत है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में 2 से 4 लाइन लिखना आता है, तो क्या पता पूछे कि अध्याय का नाम बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अध्याय का नाम एक बार याद कर लेंगे तो फिर आपको इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अध्याय 3 का नाम है केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व, ठीक है। तो देखिए, इस अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर सरकार और स्थानीय सरकारों के पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धन का प्रावधान करें। सेकंड, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी। तीसरा, केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा का फ्रेमवर्क तैयार करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदंड लागू करेगी और नवाचार, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। ठीक,
अगला आपका पॉइंट है कि राज्य और स्थानीय सरकार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी। पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी। यह भी सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। दूसरा कि विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालयों के कामकाज की निगरानी भी सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराए। अगला पॉइंट है कि 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिए उपयुक्त सरकार बच्चों के आरंभिक देखरेख के साथ उनके 6 वर्ष की उम्र होने तक पूर्व स्कूल शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बना सकती है। अध्याय 4 है कि स्कूल और शिक्षकों के दायित्व, यानी आपका जो अध्याय 4 है वो इसका नाम है स्कूल और शिक्षकों के दायित्व। यानी सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही और निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। ठीक है, कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए न तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और न ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेंगे। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थ दंड देना पड़ सकता है और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने में 25,000 रुपये और उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50,000 रुपये का दंड देना होगा। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। अगला पॉइंट है कि बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण के द्वारा किया जाएगा, जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किया जाने वालों पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक होंगे। कुल सदस्यों के 3/4 सदस्य अभिभावकों में से होंगे। वंचित और कमजोर तबके तथा महिलाओं से पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के निम्न कार्य होंगे, जैसे कि फर्स्ट, स्कूल के कार्य को अनुश्रवण करना। अगला पॉइंट है कि स्कूल विकास की योजना बनाना और संस्तुति करना। नेक्स्ट, कि सरकार या स्थानीय सरकार अथवा अन्य कहीं से प्राप्त अनुदान के खर्चों का अनुसरण करना। फिर अन्य सुझाए गए कार्यों को करना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं, इस अधिनियम के लागू होने के बाद 6 महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात अधिनियम की अनुसूची के अनुसार हर एक स्कूल में होगा। इसके लिए गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे कि जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर इसको हटाया जाए, शिक्षकों को हटाया जाए। नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को यह ध्यान रखना होगा कि विद्यालय में शिक्षकों की कुल रिक्तियाँ स्वीकृति पदों से 10% अधिक न ही रहे। अगला आपका अध्याय है 5 की प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना। प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के अध्यादेश द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि को तय करने वाले शैक्षणिक प्राधिकारी इन बातों को ध्यान देगा, जैसे कि फर्स्ट, संविधान के निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता, बच्चों को समग्रता में विकास। ठीक है, थर्ड, कि बच्चे के ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास। उसके बाद अगला टॉपिक कह रहा है कि शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास, बाल केंद्रित और बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों। अन्वेषण मतलब होता है खोज। ठीक है, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करना। जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में हो। बच्चे को भय, सदमा और चिंता मुक्त बनाना और उसे अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाना, मतलब जो भी डर है वो खत्म करना। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है कि बच्चे के ज्ञान। ठीक
ठीक है। बच्चे के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता को व्यापक और नियंत्रण मूल्यांकन। अगला आपका पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से पहले किसी बच्चे की बोर्ड की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगी। अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने वाले हर बच्चे को निर्धारित तरीके और प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। छठा आपका अध्याय है बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा करेंगे और उन प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार में संबंध प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे के शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप में संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र मामलों को निपटारा करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा का बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को रखा जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का काम इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। लास्ट आपका अध्याय है अन्य प्रासंगिक बातें। इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकती है। इस अधिनियम अथवा बाबत बनाए गए नियमों यानी जो भी नियम बने हैं और आदेशों के पालन के केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति और इस अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा और वैधिक प्रक्रिया नहीं चला जा सके। अब देखिए मुख्य इसमें जो बिंदु है, ठीक है, 86वें संशोधन, ये जो आपका केवल ये आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 ने संविधान के खंड 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 कर जोड़ा, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया और 4 अगस्त 2009 को अधिनियम के रूप में इसे पारित हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के दायित्वों का निर्धारण कर दिया और बच्चों के दाखिला या प्रवेश के संबंध में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो समापन अभ्यास हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ये जितना भी लेसन 1 था पूरा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 शिक्षा संबंधी कौन सा प्रावधान किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 09 क्या है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 09 के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में प्रवेश के संबंध में नियमों का जो हमने जितना भी पढ़ा सिर्फ उसका आंसर देना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत ही जितना क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर, ठीक है, लाएंगे और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे अगला आपका प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 09 में बच्चों के प्रवेश से संबंधित केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार किन किन दायित्वों को निर्वहन करेगी और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 09 की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।